हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इकोनॉमिक यूपीएससी रिलेटेड सीरीज, जिसको हमने टारगेट किया यूपीएससी के इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में, जहां छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, उसको हम टारगेट करके कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ओपन इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की। ओके, इन कॉन्सेप्ट में कौन सी नई टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है और उस टर्मिनोलॉजी में बेसिक क्या है। ओके, आपको ये बहुत आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, स्पेशली ट्विक्ड क्वेश्चन जो यूपीएससी ट्विक करती है क्वेश्चंस के साथ में, गूगली क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको ये फायदा देगा। ओके, मैंने सारी छोटी छोटी ओपन इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, उनको एक जगह किया और आपको बताया। तो हम थोड़े से टाइम में इसको फटाफट कर लेते हैं। आइए, एक्सचेंज रेट होता है। एक्सचेंज रेट हमने नाम बहुत सुना है। होता क्या है? एक करेंसी रेट एट विच वन करेंसी कैन बी चेंज्ड इन अदर। मतलब एक करेंसी है, उसको दूसरी करेंसी में चेंज करने को ही एक्सचेंज रेट बोलते हैं। अब एक्सचेंज रेट में हम बात कर सकते हैं एक्सचेंज रेट इन रेस्पेक्ट टू इंडियन रुपीज टू यूएस dollar, respect to Indian rupees to euro, respect to Indian rupees to yen. So this kind of exchange rate. So here is the example of the Indian rupees to dollar. Okay, exchange rate का अब है ना, exchange rate है, इसको डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है? ये जनरल exchange rate पता चल गई। इसको डिटरमाइन करने के लिए तीन तरीके यूज होते हैं, बट ये तीनों तरीकों में हम लास्ट में पढ़ेंगे जो हमारे लिए कॉमनली यूज तरीका होता है। बेसिकली इनिशियल टाइम में इसका क्या होता था, उसको बोलते थे फिक्स्ड रेट सिस्टम, जो अभी आउटडेटेड हो चुका है। फिक्स रेट कब तक चला था? जब हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, तब तक 1991 तक फिक्स्ड रेट सिस्टम था। फिक्स्ड रेट सिस्टम कैसे था? आरबीआई आता था हर महीने और बोलता था इस महीने के लिए क्या होगा एक्सचेंज रेट, और फिर उसने वो रुपीज वर्सेस डॉलर, रुपीज वर्सेस यूरो, तो इनका सबका एक रेट देख के चला जाता था। एंड पीपल यूज टू सी की मतलब उसी के हिसाब से चलता था, उसमें मार्केट का कोई रोल नहीं था, आरबीआई आके फिक्स कर देता था। ओके, नेक्स्ट है, दूसरा तरीका है, वो है फ्लेक्सिबल। ये क्योंकि वो हमने फिक्स्ड देखा है, उसके अगेंस्ट का, एकदम अपोजिट का है, बट ये कहीं भी यूज नहीं होता। फ्लेक्सिबल तरीका दुनिया में कोई भी कंट्री यूज नहीं करती। बहुत सारी कंट्री है जो नियर टू फ्लेक्सिबल है, बट अभी तक कोई भी कंट्री फ्लेक्सिबल यूज नहीं करती। कहीं भी आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट हो कि ये कंट्री फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग मार्केट एक्सचेंज रेट यूज कर रही है, तो वो गलत होगा। ओके, ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में जितनी जरूरत है करेंसी की, मतलब डिमांड और सप्लाई का बेसिस है। डिमांड और सप्लाई का ये ग्राफ आपने देखा ही होगा पहले भी, कि जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को मैच करती है, वहां पे एकदम आपका आइडियल रेट फिक्स हो जाता है। अगर सप्लाई ज्यादा है तो यहां नीचे आ जाएगा रेट, अगर डिमांड ज्यादा है तो रेट ऊपर चला जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी। ओके, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ये चलेगा, फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। ओके, डिमांड फॉर, जैसे कि अगर मैं कहूं कि डॉलर की डिमांड है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो डॉलर की डिमांड है, डॉलर की डिमांड है तो किसी की भी डिमांड होगी तो उसका रेट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वो अप्रिशिएट हो जाएगा। अगर सप्लाई ऑफ डॉलर है, बहुत ज्यादा हो गई सप्लाई ऑफ डॉलर, कहां से आएगा सप्लाई ऑफ डॉलर? आप अपना माल बाहर बेचा है, एक्सपोर्ट किया है, तो आपके पास में डॉलर इन हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा डॉलर हो जाएगा। डॉलर आउट कैसे होगा? आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर आउट हो जाएगा। ओके, मैंने आपको पहले ही कहा, हमने फिक्स्ड देखा इसलिए हमने फ्लेक्सिबल देखा उसके जस्ट अपोजिट में। बट फिक्स तो हम यूज करते थे, बहुत सारी कंट्रीज पहले भी यूज करती थी। 1991 तक, जब तक हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं किया, तब तक हम फिक्स्ड में थे। फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग होती है जो मार्केट बेसिस पे होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं
मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमारी कंट्री है फ्लोटिंग होती है बट उसको मैनेज, ये हर कंट्री लगभग दुनिया में मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट कहते हैं, इसको बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। ये टर्म याद रखना, डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है, वो इंडिया भी यूज करता है। होता क्या है कि जब कुछ मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, आरबीआई आता है, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है डीवैल्यूएशन। सो मैंने बोला था वैल्यू कहीं भी आएगा आपको वो आरबीआई करेगा। ये डेप्रिसिएशन होता है रुपीस का, वो क्या होता है अपने आप होता है, मार्केट फोर्सेस होता है। डीवैल्यूएशन आरबीआई करती है, दैट मीन्स आरबीआई भी इंटरफेयर करती है एंड मार्केट फोर्सेस भी होती है, तो दोनों ही अपना अपना काम करती है। सो अगर आरबीआई को लगे कि मार्केट फोर्सेस की वजह से रुपीस की वैल्यू है बहुत ज्यादा डिक्रीज होने वाली है, तो आरबीआई क्या करती है, डॉलर मार्केट में प्रोवाइड करके रुपीस की वैल्यू को अप्रिशिएट कर देती है। उसको बोलते हैं उसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं। वैल्यू से रिलेटेड वर्ड आएगा वो आरबीआई है। एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन मार्केट के थ्रू होता है। ओके, सो इसको सोफिस्टिकेटेड वे से करते हैं। हर टाइम में हमेशा आरबीआई उसको मैनेज नहीं करती है। अभी भी हमारा जैसे यूएस की करेंसी वॉलेटिलिटी में नाम आया हुआ है, तो ऐसे ही हर कंट्री अपना एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है, एक्सेस करती है कि दूसरी कंट्री कहीं खुद बहुत ज्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है करेंसी के अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन में। सो बेसिकली आरबीआई मिनिमम रोल अदा करती है, सोफिस्टिकेटेड वे से करती है ताकि मार्केट अपना वर्क करे, बट इसको वो मैनेज्ड फ्लोटिंग कहते हैं। अब ये मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है कि कोई भी कंट्री डिग्री होती है डिफरेंट, कोई कंट्री ज्यादा इंटरवीन करता है, कोई कम इंटरवीन करता है, बट सब हर कंट्री लगभग मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के थ्रू चलती है एंड कॉमनली एंड यूज्ड बाय द मैक्सिमम कंट्रीज। ओके, if we compare GDP with the international level, then generally use other kind of exchange rate। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया है कंपेयर करने के लिए। परचेजिंग पावर पैरिटी के लिए मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ए कॉमन कंजम्पशन बास्केट, एक यहाँ के बास्केट में और यहाँ के बास्केट में, अगर मैं यूएस में ये बास्केट खरीदूंगा कितने डॉलर में आएगा और यहाँ पे खरीदूंगा कितने रुपीस में आएगा, दोनों का रेशियो निकल जाता है, वही एक्सचेंज रेट होती है। सो इंटरनेशनली अब जनरली मार्केट एक्सचेंज रेट होती है, वो इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट एक्सचेंज रेट हमेशा आपका परचेजिंग पावर से ऊपर होती है। मैंने अभी बोला था 24 मई 2020 को इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम होता है वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो इसमें बेसिकली ये पीपीपी बताया गया है। सो इंडिया का पीपीपी काफी कम है अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट के कंपेयर में करें तो। ये अराउंड 20.65 पैसे था, 20 रुपीज 65 पैसे, जबकि ये 2018 का था और उसी टाइम में हमारी एक्सचेंज रेट थी वो 65 रुपीज के अराउंड थी। सो दैट इज जीडीपी, हम जीडीपी एट द मार्केट एक्सचेंज रेट पे जीडीपी हमेशा कम आएगी और जीडीपी पीपीपी पे हमेशा ज्यादा आएगी। सो जीडीपी का कंपेयर करेंगे, इसलिए इंडिया जीडीपी पीपीपी पे इंडिया थर्ड है, क्योंकि पीपीपी में ज्यादा आएगी। अगर एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करेंगे तो कम आएगी, क्योंकि एक्सचेंज हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज रेट में। अगर इंडियन रुपीज में कहें तो हमारी इकोनॉमी समझो 65 रुपए की है, इंडियन इकोनॉमीज में करें। अगर उसको हम मार्केट एक्सचेंज रेट में करेंगे तो $1 यूएस डॉलर ही हो जाएगी। बट अगर पीपीपी करेंगे तो 20 रुपए का है, तो वो बढ़ के कम से कम 3 से 4 पे आएगी। सो इसीलिए पीपीपी पे मैं आपको क्लियर बता देता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं कि ये क्या है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप फिर से समझ लीजिए। बिकॉज मार्केट एक्सचेंज रेट है वो हमेशा ज्यादा होगी परचेजिंग पावर पैरिटी से, और मैंने इसका एग्जांपल आपको बताया है। परचेजिंग पावर पैरिटी
निकाली जाती है इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक ने हर बार करवाता है। सो अभी ये लास्ट हुआ था 2020 में, और इसका न्यूज आया 24 मई को, जाके आप अपना ये 2020 का न्यूज देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से 2018 में हमारा मार्केट एक्सचेंज रेट था, वो था 65 रुपीज के अराउंड, और अराउंड 21 रुपीज या 20.65 यानी अराउंड 21 रुपीज के अराउंड पीपीपी था। सो एक्चुअल में हमारी यूएस डॉलर के, ये बाकी तो इन्फ्लेशन की वजह से एक्चुअल में हमारी रेट है वो 21 रुपीज है यूएस डॉलर के कंपेयर में। सो मार्केट एक्सचेंज रेट ऑलवेज बड़ा होगा पीपीपी एक्सचेंज रेट के। जब हम इस पे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने निकालना है कि मेरा जीडीपी है अगर कंट्री का, वो है 65 रुपीज का इंडियन करेंसी में। सो अगर मैं इसको यूएस डॉलर में मार्केट एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करूंगा तो ये कितना होगा, 1 यूएस डॉलर के बराबर होगा। अगर मैं इसको पीपीपी के कंपेयर में करूंगा तो 21 रुपीज है, तो अराउंड 3 to 4 डॉलर के बराबर होगा। सो पीपीपी में जीडीपी हमेशा बड़ी दिखेगी मार्केट एक्सचेंज रेट से, ये देखिए। सो ये दोनों के दोनों कोई भी स्टेटमेंट में उठा के आपको पूछा जा सकता है। ओके, बी इट क्लियर। सो हमारा पीपीपी के हिसाब से हमारा जीडीपी है वर्ल्ड में, वो 3rd पोजीशन पे है पीपीपी के हिसाब से। अगर जीडीपी हमारा नॉर्मली करे एक्सचेंज मार्केट एक्सचेंज रेट पे, तो वो कम से कम अभी 6ठे या 7वें जगह पे जाता है। ओके, वो फ्रांस की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, अभी कोविड की वजह से कुछ चेंजेज आएंगे। ओके, गॉट इट। सो मार्केट एक्सचेंज रेट मैंने आपको बता दिया, मार्केट के हिसाब से करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी का मार्केट में फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में क्या रेट है। पीपीपी आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट इज करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, फास्ट देख लीजिए। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, आपके पास में 2 अकाउंट होते हैं, मैंने बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट होते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपका क्या आता है, आपका नॉर्मल विजिबल ट्रेड जो कि आपका गुड्स का होता है, और एक होता है आपका इनविजिबल जिसमें कि सर्विस होती है, इनकम होती है, फॉरेन इनकम अब्रॉड होती है, और ट्रांसफर होता है। ये वाला जो जितना ट्रेड है या ये जो पैसा आपका लेन देन बीओपी में क्या होता है, इंडियंस का अदर कंट्रीज के साथ में, आउटवर्ड के साथ में क्या ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। सो जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो 2 टाइप के होंगे, एक करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन होंगे, एक कैपिटल अकाउंट के। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होगा, एफडीआई होगी, एफपीआई होगी, उसके अलावा आपका एनआरआई डिपॉजिट्स होगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग होगी, आपका एक्सटर्नल डेप्ट होगा, और एक्सटर्नल असिस्टेंट होगा। सो काफी सारी चीजें होती है जो कि आपका बड़े ट्रांजेक्शन, लार्ज ट्रांजेक्शन होते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ओके, सो अब ये क्या कह रहा है कि हमको कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल इंडिया को आज 1000 यूएसडी का बिजनेस कर रहा है कोई बिजनेसमैन बाहर। सो उसको वो 1000 यूएसडी बाहर से इंडिया में आना, या इंडिया से 1000 यूएसडी बाहर भेजना डॉलर, क्या इसको बोलते हैं करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। ओके, सो करेंसी कन्वर्ट हो सकती है क्या, 100 रुपए यहाँ पे 1000 की जगह 65,000 रुपए जमा करवाए, वहां पे 1000 रुपए में 1000 यूएसडी में कन्वर्ट करके वो भेज सकता है क्या, दैट इज ऑल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। ओके, सो अब बात करते हैं करेंसी कन्वर्टेबिलिटी में होता क्या है कि सिंस 1991 के बाद में, ये 1994 से हमने करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट में जो भी बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसको फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है। करंट अकाउंट में कितना भी आप बिजनेस करिए उसका आपको बिजनेस का प्रूफ दिया और आपने अपना अकाउंट, आपका अमाउंट कन्वर्ट किया और पैसा बाहर भेज सकते हैं, पैसा बाहर से मंगा सकते हैं। बट कैपिटल अकाउंट की फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, पार्शियल है, कुछ एरियाज में है
जहां पे आप फुली कन्वर्ट कर सकते हो, वहां कुछ है जहां पे नहीं कर सकते हो। सो इट्स ए पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। सो शुड वी, अब इस पे ये बहुत बार क्वेश्चन होता है, शुड वी हैव अ फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। सो इसका आंसर अगर क्या दिया जाए कि होना चाहिए, तो उसके सपोर्ट में अगर मैं आर्ग्यूमेंट दूं तो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, फुल है। एक ही साथ में अगर आज किसी बंदे को पर मंथ के हिसाब से लिमिट बन गई कि आप तो पर मंथ में इतना ही अमाउंट है वो कन्वर्ट करके इंडिया में भेज सकते हो, सो दैट विल नॉट अप्लाई। सो डे बाय डेज मनी जो इनफ्लो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। एंट्री और एग्जिट बैरियर खत्म होने से इंडियन इन्वेस्टर के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा, फॉरेन में जाके कैपिटल लगा सकता है, आउटसाइड से अर्न करके इंडिया में ला सकता है, और रॉन्ग डूइंग लाइक हवाला बंद हो जाए। हवाला क्या होता है मैं छोटा सा बता देता हूं। हवाला ये होता है कि एक प्राइवेट पर्सन होता है, प्राइवेट पर्सन को यहां पे किसी ने बड़ा अमाउंट दिया, जैसे कि 5 लाख रुपए दे दिए। अब उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो अपने, उसका खुद का एक नेटवर्क होता है, वहां पे एक प्राइवेट पर्सन है, फॉर एग्जांपल सिंगापुर में। तो वो सिंगापुर में उसको कहेगा ये 5 लाख रुपए कन्वर्ट करके अमाउंट जितना इसका बनता है यूएसडी में, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि भी 5 लाख है तो इसके अगेंस्ट में 3,000 यूएसडी बनता है फॉर एग्जांपल। सो ये 3,000 यूएसडी आप इस पर्सन को सिंगापुर में दे दो, तो ये इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें बैंकिंग का कोई रोल नहीं है, आरबीआई का कोई रोल नहीं है। सो इट्स कॉल्ड हवाला। सो ये हवाला, हुंडी, ये सारा रुक जाएगा अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो। अब इसके अपोज में क्या क्या बनते हैं आपके, इसके अपोजिट साइड में क्या क्या बन सकते हैं आर्ग्यूमेंट, सो उसकी बात करते हैं। अपोजिट साइड में आर्ग्यूमेंट है कि अगर आपने अलाउ कर दिया तो फॉरेन कैपिटल जो इंडिया में लगा हुआ है वो सडनली रातों रात आउटफ्लो, अगर उसको कुछ पैनिक हुआ तो वो आउटफ्लो हो जाएगा, पूरा एक साथ कन्वर्ट किया, आउटफ्लो हो गया, सडनली दिक्कत हो जाएगी आपकी। सो इट इज ए वॉलेटाइल एंड ड्यूरिंग द क्राइसिस, जैसे अभी कोविड का इश्यूज हुआ, तो आप जो भी होता है, अगर फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं होती तो आप एक दिन में 2 दिन में नहीं कर सकते, उसको महीनों लगते हैं पैसे निकालने में। सो सडनली नी जर्क इफेक्ट नहीं आता मार्केट पे। सो ये एक छोटी सी रूमर भी हो गई, मार्केट डाउन है तो लोगों ने पैसा एक झटके से निकालना शुरू कर दिया, तो दैट विल बिकम वेरी वॉलेटाइल इश्यू। ओके, सो और फिर हम है ना मनी सप्लाई का जो आरबीआई का पूरा कंट्रोल है, उसमें आरबीआई के कंट्रोल का फिर आशा नहीं रहेगी, एंड उसके बाद में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन के इश्यूज रहेंगे। सो इस पे इतना डिबेट होने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है तारापुर कमेटी। तारापुर कमेटी किसके लिए बनी थी कि कंडीशंस लगा, किस कंडीशन में करंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, करंट अकाउंट तो हमारा फुल है 1997 में, कि कैपिटल अकाउंट, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सो तारापुर साहब ने अपनी कमेटी के थ्रू ये 4 रिकमेंडेशन दिए। तो ये आपको सीधे सीधे एग्जाम पे लिख सकते हैं आप। द लोअर इन्फ्लेशन बहुत कम होनी चाहिए, 3 to 4% के अराउंड आपकी इन्फ्लेशन हो। लोअर फिस्कल डिफिसिट, अभी भी आपकी फिस्कल डिफिसिट 3.5% से ज्यादा है। सो उनका कहना है कि लोअर का मतलब है कि अराउंड 2% के अराउंड, तो या उससे भी नीचे लोअर फिस्कल डिफिसिट हो, लोअर करंट अकाउंट डिफिसिट हो। करंट अकाउंट डिफिसिट मैंने आपको बताई थी, जो कि पूरे करंट अकाउंट में विजिबल नॉन विजिबल दोनों के ट्रेड में जो डिफिसिट आती है। अभी भी इंडिया करंट अकाउंट डिफिसिट में है, एक बार सरप्लस हुआ था और दूसरी बार सरप्लस अभी 2020 में हम करंट अकाउंट सरप्लस हुए थे, और 2002 में हुए थे पहले। ओके, उसके अलावा हम कभी करंट अकाउंट सरप्लस थे ही नहीं, डिफिसिट में थे। सो ये इन दोनों डिफिसिट को, फिस्कल डिफिसिट का मतलब है कि ओवरऑल आपका बजट डिफिसिट में है। सो ये दोनों जब तक कंप्लीट ट्विन डिफिसिट नहीं होगी तब तक आप करने का नहीं है, आपको फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का कोई फायदा नहीं होगा। और स्टेबल फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेशली कम से कम फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग सिस्टम को तो स्टेबल कर ही सकते हो, नॉन बैंकिंग तो चलो कोई बात नहीं। सो दैट इज ऑल अबाउट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट आपको ओपन इकोनॉमी के कंसेप्ट समझा दिए। कल हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड।
ओके, अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि ये मुझे मोटिवेट करेगा और मैं आपको बेटर से बेटर कंटेंट दे सकूं। थैंक यू सो मच।